जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर मैं आपको इसके लेटेस्ट अपडेट के साथ में लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म को कैसे भरना इसकी पूरी जानकारी दूंगा और जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है उनका सोल्यूशन देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आप इस फॉर्म को अंतिम समय के अंदर बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। और गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि 1036 वैकेंसी इसमें निकाली गई थी और आप यहां पर फॉर्म को 6 फरवरी 2025 तक भरेंगे, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट अभी एक वीक बाकी है फॉर्म को भरने में। और मैं आपको बता दूं कि जैसी लास्ट डेट और नजदीक आएगी तो वेबसाइट के अंदर सर्वर में इशू आने हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप यहां पर लास्ट डेट का इंतजार करें बिल्कुल ही, तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी फॉर्म को भरने में। एंड यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगे चल करके पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। और अगर उसके बाद में आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अभी यहां पर गाइज आप पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जान लीजिए, जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो पोस्ट पर आप आगे चल करके अप्लाई कर लीजिएगा। जब आप इसमें कोई पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो वहीं पर उसमें जो जरूरी क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने की वो आपको क्वालिफिकेशन के विकल्प में देखने को मिलेगी। वहां से आपको एक क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करके आगे चल करके अपनी जानकारी को भरना होगा। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके 2024 के अंदर कोई भी फॉर्म भरा था रेलवे का, चाहे वो आरपीएफ का हो या फिर एनटीपीसी का हो या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3, तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली अप्लाई पर क्लिक करने के बाद ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था और फिर यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज, अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके 2024 के अंदर कोई फॉर्म नहीं भरा और ना ही इस साल आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा, तो आपको इसमें पहले रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आप यहां पर होम के सेक्शन पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहां पर भी आपको नोट करके यही बोला है कि अगर आपने सीएन का कोई भी फॉर्म भरा था जो कि आरआरबी के द्वारा 2024 में आया था, तो आपको इसमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। पर अगर आप इस पेज के ऊपर आए हो तो इसका मतलब है कि आप फ्रेशर है। इसके लिए गाइज आप यहां पर अब ओके करेंगे और अपना जो नया रजिस्ट्रेशन है वो कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर डालना है, उसको दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। अगर आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर, फिर यहां से आपका जो भी मंथ है वो और उसके बाद में डे, एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद मदर नेम डालना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आता है आपका आधार कार्ड का नंबर, तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर इनमें से कोई भी एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी है कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका ये आईडी जारी हुआ है और कहां से जारी हुआ है, उस स्थान का नाम भी आपको देना होगा। पर अगर आपके पास आधार है तो फिर आपको ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर नंबर डालेंगे सेम वे में और मोबाइल वाला जो ओटीपी है वो जनरेट करेंगे और उसको यहाँ पर डाल देंगे। एंड देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के अंदर आपके इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन एक कैप्चा कोड डाल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी रजिस्ट्रेशन के समय वो आएगी और आप जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर होम के ऊपर आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ और फिर कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। और आपको भी ऐसा ही करना है। अब लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरह से जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे और अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ पर जो आपका आधार वेरिफिकेशन है वो करेंगे। और वो करने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी।
जाएगी। अब आप यहाँ पर किस जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपने अपना फॉर्म इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी 2024 के अंदर भरा था तो आपकी इन्फॉर्मेशन फैच कर ली जाएगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आप यहाँ पर आपकी जानकारी भरेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे मैरिटल स्टेटस की, तो आप मैरिड है या अनमैरिड वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्या आपको जो छूट मिलती है फीस की, क्या वो आप लेना चाहते हैं। अगर आप SC ST है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अगर आप SC ST है तभी आपके सामने ऑप्शन एक्टिव होगा। फिर आती है मदर टंग, आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर किस लैंग्वेज के अंदर आप अपना एग्जाम देना चाहते हो वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे इसी लैंग्वेज में फिर आपको एग्जाम देना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। और फिर है मार्क 2, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा परमानेंट मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिख दीजिए, नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। अब आती है कम्युनिटी, तो आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल, SC ST OBC EWS जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ इसलिए मैंने ऐसे सिलेक्ट किया है। आप आपकी रियल कैटेगरी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपकी जो कास्ट है उसका नाम आपको यहाँ पर खुद से एंटर करना होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, ये जो आप कास्ट सर्टिफिकेट देंगे ये आपका सेंट्रल का होना चाहिए, और जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका सर्टिफिकेट चेक करने के बाद में। अब ये सर्टिफिकेट इनमें से कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जहां पर आपके सर्टिफिकेट पर नीचे की तरफ मोहर लगी हुई होगी वहीं पर आपको सक्षम अधिकारी के बाद में पोस्ट के अधिकारी का नाम लिखा होगा। CO, मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट या फिर नायब तहसीलदार, तहसीलदार, तालुका मजिस्ट्रेट को तहसीलदार बोलते हैं। तो आपने आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जिस भी पोस्ट का अधिकारी का नाम है यानी कि पोस्ट है वो पोस्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। कि एक है फिर डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, यानी कि जो फ्री रेल ट्रेवल पास मिलता है एग्जाम के लिए क्या आप वो लेना चाहेंगे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। फिर आपको आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम बताना है यानी कि लिखना है, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए और साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। इसके बाद में आप यहाँ पर पोस्टल एड्रेस भरेंगे, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको भरना है। पहले आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा इस कॉलम के अंदर। नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन आपका कौन सा है प्रेजेंट वो आप यहाँ पर लिखिएगा इस वाले सेक्शन में, और फिर पिन कोड आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस और नीचे टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इसको बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक कर रहने दे और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दे। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल का सेक्शन आएगा जहाँ पर आपसे पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप रेलवे के सर्विंग एप्लीकेंट है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में करंट डिप्लॉयमेंट डिटेल्स में बताना है कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका काम कर रहे हैं करंटली, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। अगर आप नहीं कर रहे अभी कहीं पर काम, अनएम्प्लॉयड है, तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आप बैंक डिटेल भरेंगे जो कि आपको फीस रिफंड होती है उसके लिए। तो यहाँ पर है रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर, यानी कि आप किस नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको लिखना है। फिर आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपका FSC कोड है वो भरिएगा, आपको अब आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप गूगल के अंदर आपके बैंक का नाम लिख करके ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद में लिखिएगा FSC कोड। तो ऑनलाइन वे में भी आप अपना FSC कोड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप FSC कोड डाल करके कंफर्म करेंगे तो आपकी जो बैंक का एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फैच कर ले जाएगा। अब इस जानकारी को आप सेव एंड देन फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। सबसे पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो 10th की इन्फॉर्मेशन किस तरह से भरेंगे देख लीजिए। आप आपकी स्टेट बताएंगे कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देंगे, और फिर डेट ऑफ पासिंग, कब आपने 10वीं पास कर ली थी वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर क्या था 10वीं का वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद SSLC मैट्रिकुलेशन 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, यानी कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसका जो सीरियल नंबर है वो भरेंगे। अगर सीरियल नंबर ना हो, सर्टिफिकेट नंबर हो, तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं।
सकते हैं। उसके बाद आप इस जानकारी को सेव कर देंगे। अब इसके बाद गाइज आप देखेंगे क्वालिफिकेशन का सेक्शन, तो इसमें यहाँ पर बहुत सारी क्वालिफिकेशन दी गई है क्योंकि अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं आपने उसकी क्वालिफिकेशन तो चेक कर ही ली होगी कि हाँ उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर वही क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सभी को भरने का तरीका सेम सही रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बैचलर डिग्री सेलेक्ट की तो मेरे सामने यहाँ पर पूछा है डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज। साथ ही साथ यहाँ पर है प्लीज चूज वन मैनी योर मीडियम ऑफ प्रोफिशिएंसी कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग। तो टीचिंग की प्रोफिशिएंसी या फिर कॉम्पिटेंसी किस लैंग्वेज में है वो आपको बतानी होगी। उसके बाद में डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर का भी क्या आपको ज्ञान है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई करे तो उसमें मैं यहाँ पर एक और क्वालिफिकेशन अन्य सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री सेलेक्ट करता हूँ तो भी आपके सामने सेम ही ऑप्शन रहेंगे। इसमें अगर डिग्री जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट अगर वो एप्लीकेबल हो रहा है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मैं बीएड की जगह पर 2 ईयर डिप्लोमा सेलेक्ट करता हूँ तो डिसिप्लिन में जो ऑप्शन आएगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मैं डिप्लोमा इन लेबर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी के ऑप्शन सेम ही रहेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको बैचलर डिग्री में फिल करके दिखाया है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी जानकारी दे रहे हैं अपनी क्वालिफिकेशन की, वो देने के बाद में ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर मैट्रिकुलेशन के सेक्शन के नीचे ऐड हो जाएगी। इसके बाद फिर नीचे की तरफ आएंगे और वर्क एक्सपीरियंस डिटेल देखेंगे। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस मांगे तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है वो सिलेक्ट करिएगा और उस नेचर ऑफ एक्सपीरियंस आपको सेलेक्ट करना होगा। एंड देन एम्प्लॉयमेंट बताना होगी, प्रेजेंट है या फिर पास्ट है, यानी कि पास्ट में तो पास्ट और प्रेजेंट में करे तो प्रेजेंट। फिर डेट देनी होगी और उसके बाद में ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देना होगा। देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करने का सेक्शन आएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड की है उसको भी व्यू कर सकते हैं कि सही से अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब जो आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे उसका फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। एंड यहाँ पर फोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और फोटो का बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। फिर साइन भी आप अपलोड करेंगे, इसका जो साइन है वो आपका ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन के द्वारा होना चाहिए विद इन ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर जिसका साइज 50 mm इंटू 20 mm होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। तो जो भी आपका फोटो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं एक रैंडम फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो गाइज मैंने एक रैंडम फाइल सेलेक्ट की है फोटो की। आपका फोटो जो आप सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से आएगा। फिर आप इसको यहाँ पर राइट आइकन के ऊपर क्लिक करके इस तरह से ओके कर दीजिएगा और ओके करने के बाद अगर आपका फोटो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रहा तो यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगा। फिर जो आपकी साइन की फाइल है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जहाँ पर भी साइन है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका साइन यहाँ पर आ जाएगा। अगर साइज दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होगा सिग्नेचर बेसिकली तो आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर गाइज जैसे ही आपका साइन आ जाए तो आप यहाँ पर सेव करेंगे और सेव करने के बाद में आपका फोटो साइन सेव होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द पोस्ट अंडर सिलेक्टेड आरआरबी। अगर आपके सामने ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप जिस आरआरबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस आरआरबी में आप अप्लाई करने के लिए किसी भी पोस्ट पर एलिजिबल नहीं है, इसलिए आपके सामने ये चीज़ आई है। तो आपको यहाँ पर आपका आरआरबी जोन सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि चेंज कर लेना है और फिर आपको आपने जानकारी तो भर दी है और इस इंटरफेस पर आ जाना है जो कि मैं आपको दोबारा जा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर गाइज मैंने अभी कई सारे जो आरआरबी जोन है वो चेंज करके देखे, बहुत सारों में अनएलिजिबल था मैं, तो मैंने यहाँ पर प्रयागराज सेलेक्ट किया। तो इसमें मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ और वो भी इस वाली पोस्ट पर जो कि मेरे सामने है। तो जो आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी भरी है वो और फिर जो आपका जोन है उसमें जो वैकेंसी अवेलेबल रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप जिन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे वो पोस्ट के विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर वो सभी पोस्ट देखने को मिलेगी। आप उनकी प्रेफरेंस दे देंगे कि मैं इस पोस्ट को पहले नंबर पर रखना चाहता हूँ और उसको दूसरे पर। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। पहले इसमें आपको कुछ और नहीं, सिर्फ ये भरना कि आप कहाँ से फॉर्म को भर रहे हैं, आपकी सिटी का नाम। उसके बाद में आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने जानकारी भरी है वो आपको सभी चेक कर लेनी है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक अंतिम मौका है। अगर आपने एक बार यहाँ से सबमिट कर दिया तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा फाइनल। इसके बाद में फिर आपको फीस जमा करनी होगी और अगर आप फिर इसमें कोई चेंजेस करना चाहेंगे तो एक बार फीस जमा करने के बाद जब आपको एडिट का टाइम मिलेगा, मॉडिफिकेशन का टाइम मिलेगा, तभी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस बीच में आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको जरा सा भी डाउट हो कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो कैंसिल करके अपने फॉर्म को अच्छे से चेक करके इस वाले ऑप्शन पर आइएगा और तभी जाकर के अपनी फीस को जमा करिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग आपकी आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।